नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है। इससे पहले हमने विश्व जनसंख्या की वृद्धि को देखा था कि आज अगर जनसंख्या लगभग 8 अरब के आसपास है तो उसका ऐतिहासिक विकास क्या रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था। इसके बाद विश्व में जनसंख्या वितरण की कुछ मुख्य विशेषताएं देखी थी, क्योंकि हमने इस बताया था इसमें कि जो विश्व की 8 अरब जनसंख्या है वो एक ही जगह नहीं रहती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा रहती है तो कहीं पर बिल्कुल रहती ही नहीं है। इसी के क्रम में हमने देखा था, ठीक है, महाद्वीपों के आधार पर या कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का वर्गीकरण हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी इनका क्रम क्या है, ये हमने देखा था। इस चार्ट में भी हमने समझने की कोशिश की थी कि सबसे ज़्यादा लोग किस महाद्वीप में हैं और सबसे कम किस महाद्वीप में हैं। इसके बाद हमने विश्व में जनसंख्या वितरण के अंतर्गत 4 श्रेणियों में विभक्त किया था कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र और निर्जन प्राय एवं बिना बसे हुए क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत हमने देखा था कि 90% जो जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है, जो 3 विशाल जनसमूहों में केंद्रित है। कौन कौन? पूर्वी, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इनको फिर हमने अलग अलग भी देखा था कि इनके प्रमुख कारण क्या हैं अलग अलग क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करने के। ठीक है, तो कल हमने अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं और बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे आपसे मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र और निर्जन प्राय क्षेत्र। ठीक है, आपको एटलस लेकर के बैठना है, मैप जिसमें आपका ओपन होना चाहिए विश्व का मैप। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज। नई तथा पुरानी दुनिया के सभी महाद्वीपों में मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र स्थित हैं। ठीक है, विश्व के उन भागों में जहां प्राकृतिक तथा मानवीय दशाएं अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। ये चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। कौन कौन सी दशाएं? प्राकृतिक और मानवीय दशाएं जो अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु वे मानव के निवास के लिए बिल्कुल अनुयुक्त भी नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि भरण पोषण नहीं किया जा सकता, यानी कि भरण पोषण के लिए तो अनुपयुक्त हैं, लेकिन निवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त भी नहीं है, यानी लोग रह सकते हैं वहाँ पे। ऐसे क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भौगोलिक दशाएं मानव निवास के लिए उपयुक्त भी हैं, लेकिन इनका विस्तार अपेक्षाकृत बहुत कम है। ठीक है, मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है आपका। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ABC क्षेत्र हैं। तो मान लीजिए कि AB पर लोग नहीं रह सकते, लेकिन C ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, लेकिन इसका विस्तार क्या है? बहुत कम है। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे एशिया में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित, भूमध्य सागर की लोकेशन आपको देखनी चाहिए मैप पे। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित जैसे देश टर्की, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है। ठीक है, ये पहला क्षेत्र हो गया आपका। हम मध्यम क्षेत्र की अगर बात करें तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश हैं जो। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी यूरोप, जिसमें रूम सागर दोस्तों इसी भूमध्य सागर को कहा जा रहा है। ठीक है, भूमध्य सागर या रूम सागर के तटवर्ती देशों में जनसंख्या अधिक सघन नहीं है। इन देशों में कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध नहीं है, यानी कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः भूमि पहाड़ी और पठारी है।
ठीक है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहने के कारण खेती अधिकतर शीत ऋतु में होती है। ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जलवायु है जिसमें ग्रीष्मकाल में खेती नहीं होती बल्कि शीतकाल में होती है, तो वो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु ही है। ठीक है। रूम सागरीय जलवायु वाले इन भागों में मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसदार फलों की खेती किस जलवायु में होती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में। यहाँ बड़े उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है और उद्योगों के नाम पर छोटे छोटे धंधे ही पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी आपका जनसंख्या मध्यम आकार की मिलती है। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी यूरोप में भी जनसंख्या का वितरण समान ही कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत यूक्रेन, रूस के भाग सम्मिलित हैं, जहां कृषि और उद्योग दोनों का पर्याप्त विकास हुआ है। यानी जो रूस और यूक्रेन वाला एरिया है वहां पर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, साथ ही साथ कृषि का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती भाग, मध्य पूर्वी भाग, कहने का मतलब है कि ये अगर पूरा अमेरिका है तो ये वाला मध्य हो गया, मध्य के पूर्वी भाग यानी ये वाला एरिया। उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग जो मुख्यतः कृषि प्रदेश है, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से उन्नत कृषि की जाती है। ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े जो कृषि फार्म है हो सकता है वो 1000 हेक्टेयर तक के भी क्षेत्र हों। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में आधुनिक यंत्रों की सहायता से और उन्नत तकनीक से कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या कम होते हुए भी कृषि उन्नत अवस्था में है। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, कपास आदि की विकसित कृषि उन्नत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट पर भी नगरों के विकास से जनसंख्या का जमाव बढ़ा है। यानी अमेरिका और कनाडा का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर भी लगभग मध्यम आकार की जनसंख्या रहती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे मैक्सिको, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह के भी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह कहने का मतलब है कि अगर आप मैप में जाकर के ध्यान से देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो इसके जो मध्य वाले ये वाले देश पड़ते हैं यहीं पर इसे मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो जनसंख्या का आकार है वो मध्यम आकार का ही है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में, यानी कि अगर जो दक्षिणी अमेरिका है उसका पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तटीय भागों में जनसंख्या का वितरण सामान्य है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू तथा चिली के समुद्र तटीय भाग इसी प्रकार के हैं। अफ्रीका में नील नदी की घाटी, अफ्रीका महाद्वीप है जो दोस्तों आपका, उसमें नील नदी की घाटी, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को और अल्जीरिया जिसमें आते हैं प्रमुख रूप से, पश्चिमी अफ्रीका के तटवर्ती भाग जिसमें गिनी और नाइजीरिया देश आते हैं, और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में भी जनसंख्या का वितरण ना अधिक और ना इससे कम ही कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर भी जो जनसंख्या का आकार है वो लगभग मध्यम आकार का है। ये मान लीजिए मैप है आपका, यानी अफ्रीका है। ठीक है। तो अफ्रीका में नील नदी की घाटी दोस्तों यहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका आपका ये हो गया, पश्चिमी अफ्रीका आपका ये है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका ये वाला पार्ट आता है। तो इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का आकार है वो मध्यम आकार का ही है। ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मैदानी भागों में भी अधिकांश जनसंख्या का निवास है, जिसकी सघनता मध्यम प्रकार की है। न्यूजीलैंड की गणना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत की जा सकती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जो ये वाला एरिया है, इसी की बात की जा रही है, दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो दोस्तों मध्यम प्रकार की ही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक न्यूजीलैंड देश पड़ता है,
जिसकी गणना भी इसी के अंतर्गत की जा सकती है। तो ये तो दोस्तों हो गए मध्यम आकार के क्षेत्र। इसके अलावा अब है आपका अल्प या अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी लो या वेरी लो पॉपुलेटेड एरियाज। अभी हमने अधिक देख लिया, मध्यम देख लिया, अब ये अल्प या अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व के बसे हुए उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां जनसंख्या बहुत कम है और ये बिखरे समूहों में पाई जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अल्प और अत्यल्प जनसंख्या में हम किसे शामिल करेंगे। एक तो बहुत कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और वो भी बिखरे हुए समूहों में रहते हैं, किंतु ये क्षेत्र पूर्णतः जनरिक्त नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जनसंख्या रहती ही नहीं, बहुत कम रहती है, बिखरे समूहों में रहती है, लेकिन जनसंख्या रहती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने के कारण भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि भूविन्यास, यहाँ की जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति आदि का अनुपयुक्त होना। यानी कि भूविन्यास बहुत ऊबड़ खाबड़ है, जलवायु यहाँ की बहुत कठोर है, मिट्टी अनुपजाऊ है, जलपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है खास। तो ऐसे क्षेत्र कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये अनुपयुक्त है। और आर्थिक संसाधनों, यातायात के साधनों आदि का भी अभाव जनसंख्या वृद्धि तथा सघनता में अवरोधक है। ठीक है, यानी कि जो अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होने के प्रमुख कारण कौन से हैं? भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति का अनुपयुक्त होना, साथ ही साथ संसाधनों और यातायात के साधनों का भी अभाव है। ठीक है, इस प्रकार कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यल्प या अल्प जनसंख्या वाले हैं? तो इस प्रकार के क्षेत्र सामान्यतः मरुस्थलों, भूमध्य रेखीय घने जंगली भागों के बाहर स्थित सीमांत क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए ये क्षेत्र है आपका, ये सघन घने जंगली भाग है, तो इसके जो बाहर वाला सीमांत क्षेत्र होगा यहाँ पर कुछ जनसंख्या रहती है। ठीक है, इसके अलावा कटे फटे पठार तथा निचले पहाड़ी प्रदेश, कनाडा तथा यूरेशिया के टैगा वन प्रदेश, टैगा कहने का मतलब है जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो कनाडा और यूरेशिया का मतलब है दोस्तों यूरोप प्लस एशिया को मिला के कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, तो कनाडा और यूरेशिया के टैगा वन प्रदेशों में इसी प्रकार की जनसंख्या रहती है, यानी कि अल्प या अत्यल्प जनसंख्या रहती है। एशिया में पश्चिमी चीन, तिब्बत, मंगोलिया, एशियाई रूस के विस्तृत भूभाग में अल्प जनसंख्या का निवास पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है, आपको पता है कि चाइना जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर देश है। ठीक है, लेकिन जब चाइना के मैप को आप ध्यान से देखोगे तो जो चाइना की 142 करोड़ जनसंख्या है वो उसका लगभग 100 करोड़ मान लीजिए उसके पूर्वी भाग में रहती है यहाँ पर, और इसका जो पश्चिमी भाग है, जो ये वाला एरिया है, ये कैसा है आपका? ये कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है निर्जन प्राय या बिना बसे हुए क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर कोई जनसंख्या रहती ही नहीं है, नॉन एक्यूमेन एरियाज। ठीक है, तो पृथ्वी का लगभग आधा स्थलीय क्षेत्र, यानी आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पर तो जल है। ठीक है, और 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, तो अगर इन 29 को हम 100% मान लें अगर, तो इसके 50% हिस्से पर कोई रहता ही नहीं। ठीक है, और 50% हिस्से पर ही पूरी जनसंख्या रहती है, और इस 50% में भी 5% भाग पर लगभग 60% लोग और 45% भाग पर लगभग 40% लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी का लगभग आधा स्थलीय क्षेत्र, यानी 50% हिस्सा कितने में से? 29% में से।
अथवा लगभग जनरिक्त है, जहाँ स्थायी मानव निवास का अभाव है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लोग स्थायी निवास बना करके नहीं रहते, घर मकान बना करके नहीं रहते, घूमने तो जा सकते हैं लेकिन आवास बनाकर नहीं रहते। ऐसे क्षेत्र अत्यंत शीतल अथवा अत्यंत उष्ण तापमान वाले, अत्यधिक वर्षा वाले या अति शुष्कता तथा धरातलीय विषमता के कारण मानव निवास के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी निवास क्यों नहीं पाया जाता मानव का, कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि अत्यंत शीतल जलवायु या अत्यंत उष्ण तापमान या अत्यधिक वर्षा होना या अति शुष्कता हो वहाँ पे या धरातलीय विषमता हो। ये ऐसे कारण हैं जो मानव निवास नहीं होने दे सकते। ठीक है, जिस कारण यहाँ स्थायी मानव निवास अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों में मानव बसाव के अभाव के लिए जलवायु की कठोरता ही सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं रह पा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है जलवायु की कठोरता। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के बिना बसे हुए प्रदेश अति प्रधान हैं, जिन्हें निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर लोग स्थायी निवास बनाकर नहीं रहते वो 4 क्षेत्र हैं। एक तो अति शीत प्रदेश, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, यानी प्लस में रहता है। अति शुष्क प्रदेश, कहने का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर ये जो शीत प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो बहुत माइनस में रहता है। अति शुष्क प्रदेश जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो प्लस में रहता है लेकिन रेनफॉल एक भी नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा है आपका अति उष्णार्द्र प्रदेश, जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे प्रदेश क्या होते हैं, ये उष्णार्द्र होते हैं। इसके बाद है अति ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पर्वत है, तो जो पर्वतों के ऊपर वाले हिस्से हैं यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, यानी मानव बसाव नहीं पाया जाता। तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का स्थायी मानव निवास नहीं पाया जाता, यानी कि जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अति शीत प्रदेश यानी वेरी कोल्ड रीजन्स, वो कौन से हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण पूर्णतः निर्जन व जनरिक्त है, यानी यहाँ पर लोग मानव निवास नहीं बनाते। शीत प्रधान टुंड्रा का विस्तार अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी साइबेरिया तक है। ठीक है, यह समस्त भाग जनरिक्त और टुंड्रा के केवल दक्षिणी सीमा पर विशेषकर, यानी कि दोस्तों जो आपका टुंड्रा है उसका जो केवल दक्षिणी सीमा है वहाँ विशेषकर सागर तटीय भागों में। ठीक है, यानी टुंड्रा का जो दक्षिणी सीमा है विशेषकर जो सागर तटीय भागों में यत्र तत्र, यानी कि यहाँ वहाँ शिकारी आदिम जाति के कुछ लोग पाए जाते हैं जो शिकार की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ये भी स्थायी निवास नहीं बनाते अपना। कनाडा और ग्रीनलैंड के जो समुद्र तटीय भागों में एस्किमो नामक घुमक्कड़ शिकारी मिलते हैं। ठीक है, कौन से शिकारी, एस्किमो, जो मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार करके जीवन यापन करते हैं। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में याकूत, चुकची। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस आपको याद रखना है। कनाडा और ग्रीनलैंड का जो समुद्र तटीय भाग है वहाँ पर जो जनजाति है उसका नाम एस्किमो है, लेकिन जो यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर जो जनजाति है उसमें याकूत और चुकची आदिम जातियों के लोग यत्र तत्र समुद्री तटों पर मिलते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। इसके बाद अगला है आपका संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग
135 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर स्थायी हिमावरण के कारण पूर्णतः जनविहीन पाया जाता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका किस नंबर का महाद्वीप है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। इसके बाद दूसरा जनरिक्त क्षेत्र है वह है आपका अति शुष्क प्रदेश यानी वेरी ड्राई रीजन्स। वर्षा तथा जल अभाव यानी वर्षा और पानी की कमी है यहाँ पर। वर्षा तथा जल अभाव के कारण पृथ्वी के कई बड़े बड़े प्रदेश निर्जन पड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत निम्न तथा मध्य अक्षांशों में स्थित मरुस्थल सम्मिलित हैं। अफ्रीका में जैसे कि सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, थार, तुर्किस्तान, गोबी और तकलामकान मरुस्थल, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन, दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया एवं अटाकामा मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल संसार के बहुत बड़े बड़े शुष्क प्रदेश हैं। दोस्तों इन प्रदेशों को आपको मैप में भी देखना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से देश हैं। प्रदेश हैं जहाँ वर्षा और जल के अभाव के कारण वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता और संपूर्ण भाग रेत यानी कि बालू अथवा नग्न शैलों से आच्छादित में यानी कि बदल जाता है, ठीक है। इन मरुस्थलों में भयंकर रेत भरी आंधियाँ चलती हैं। इन मरुस्थलों में कहीं कहीं जहाँ जल आश्रय पाए जाते हैं उनके किनारे ही हरियाली देखी जा सकती है। इन मरुधानों यानी ओएसिस में छोटे छोटे मानव समूह अस्थायी निवास बनाकर तब तक रहते हैं जब तक जलाशय में जल उपलब्ध रहता है। भविष्य में कृत्रिम वर्षा अथवा सिंचाई के साधनों के प्रयोग से मरुस्थलों में जनसंख्या निवास के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ओएसिस कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्र है जो मरुस्थलीय है, यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी उपलब्ध है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। तो इस जगह पर जब तक पानी उपलब्ध रहेगा तो लोग यहाँ पे बसे रहेंगे, जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से उठ करके वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्षेत्र है अति उष्णार्द्र प्रदेश यानी वेरी हॉट ह्यूमिड रीजन्स। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। कौन से एरिया की बात की जा रही है, अगर पृथ्वी का हम ग्लोब बनाएं तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके आसपास वाला क्षेत्र है ये, ठीक है, जहाँ पर तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ खूब पनपती हैं तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले सघन वन पाए जाते हैं। वृक्षों के नीचे तरह तरह की झाड़ियाँ तथा अन्य उन वनस्पतियाँ उगती हैं जिससे जंगली भाग प्रायः अंधकारमय व दुर्गम होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ आदि अधिक पनपते हैं जो मनुष्य के लिए घातक होते हैं। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता यानी उच्च वर्षा के इस प्रदेश में हवा प्रायः स्थिर रहती है तथा अत्यंत मंद गति से चलती है, जिसके कारण वातावरण उमस भरा हो जाता है। जैसे आपने अपने यहाँ भी देखा होगा, अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में तापमान भी ऊंचा होता है और वर्षा भी होती है, तो जो मौसम होता है वो कैसा होता है, उमस भरा होता है, चिपचिपा जिसे आप कहते हो, और हमेशा पसीना होता रहता है। इस प्रकार की भूमध्य रेखीय जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और वहाँ प्रायः बीमारियाँ और महामारियों का ही प्रकोप रहता है, जिससे ये जनरिक्त हैं क्षेत्र। इसके अंतर्गत जैसे दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, बेसिकली ब्राज़ील, अफ्रीका में कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका के सघन वन प्रदेश लगभग जनरिक्त हैं। इन जंगलों में आदिम जातियों के कुछ समूह मिलते हैं जो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं, ठीक है, नीचे नहीं रहते। नीचे क्यों? क्योंकि झाड़ियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले मच्छर ये सब पाए जाते तो नहीं रह सकते, तो वो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। ये लोग जंगली जानवरों के शिकार तथा पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
इसके बाद है उच्च पर्वतीय प्रदेश यानी हाई माउंटेन रीजन्स। ऊंचे पर्वतों के ऊपरी भाग विषम धरातल, तीव्र ढाल और प्रतिकूल पर्यावरण के कारण प्रायः जनविहीन है। ठीक है, यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, मान लीजिए ये ऊंचा पर्वत है बहुत, और इन ऊंचे पर्वतों का भी ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे कैसा है, विषम धरातल है, तीव्र ढाल भी है और प्रतिकूल वातावरण भी है। इसी कारण ये जनविहीन है। उच्च पर्वतीय भागों में भोजन का अभाव, शीतल एवं अहितकर जलवायु तथा आवागमन की असुविधाएं ही जनरिक्तता का प्रमुख कारण है। ऊंचे पर्वतीय भाग अत्यंत न्यून तापमान के कारण प्रायः हिमाच्छादित रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ समतल भूमि के अभाव और तीव्र ढाल के कारण बस्तियाँ बनाना अत्यंत कठिन ही नहीं, कहीं कहीं लगभग असंभव है। ठीक है। पर्वतीय भागों में कुछ गिनी चुनी घाटियों के अतिरिक्त संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र कृषि के लिए अयोग्य होता है, जैसे कि एशिया में हिमालय पर्वत, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, यूरोप का आल्प्स पर्वत। अधिकांश उच्चवर्ती भाग पूर्णतः जनविहीन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्वतों की जलवायु प्रायः स्वास्थ्यवर्धक होती है, अतः वहाँ पर्यटन तथा मनोरंजन केंद्र के रूप में कुछ स्थलों पर मानव निवास पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये ग्लोब है, ये आपका भूमध्य रेखा है, इसके आसपास अगर कोई पर्वत है, यानी पर्वत है अगर कोई, तो आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो जलवायु है वो तापमान बहुत ऊंचा और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम पर्वतों के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, मान लीजिए अब यहाँ पे पर्वत है, तो पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वह कैसा होगा, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु बन जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे मनोरंजन केंद्र और पर्यटन केंद्र विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत मध्य एवं उच्च अक्षांशीय पर्वतों की जलवायु अति शीतल और कठोर होती है, जिसके कारण ऐसे भूक्षेत्र सामान्यतः जनरिक्त रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इसके अलावा अल्प एवं अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, और इसके अलावा निर्जन प्राय या बिना बसे हुए क्षेत्र कौन से हैं, जिनमें हमने देखा अति शीत प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश और अति ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कल और आज के वीडियो का जो PDF है उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।